अगर आप इंडियन रेलवे एलडीसी 30% एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजभाषा टॉप 200 एमसीक्यूज़ सीरीज़। इस सीरीज़ में टोटल 4 वीडियोज़ होंगे और हर वीडियो में होंगे 50-50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आज का वीडियो है पार्ट 1 टॉप 50 एमसीक्यूज़। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने मेरा राजभाषा थ्योरी मैराथन क्लास वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। वहाँ मैंने कंप्लीट सिलेबस डिटेल में कवर किया है और उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आपको और भी इजी समझ आएंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका राजभाषा सेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ये बताना कि और किस सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ आपको चाहिए। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो ये है 10 मई 1963। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आए हुए हैं, तो ये डेट हमेशा याद रखना, 10 मई 1963, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास हुआ था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ था? अब यहाँ संशोधित है, अमेंडमेंट वर्ड है, और यहाँ पे पास्ट वर्ड है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अमेंडमेंट हुआ था आपका 1967 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 68, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी 67 और 1976। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 33 कब से प्रवृत्ति हुई, यानी कब ये फोर्स में आया? एक्ट केम इनटू फोर्स। ऑप्शन ए 10 मई 1965, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1967, ऑप्शन सी है 8 मार्च 1976 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1965। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1965 में यह नियम फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राजभाषा आयोग के गठन से, ऑप्शन 2 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से, ऑप्शन सी है राजभाषा अधिनियम के गठन से और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? ठीक है, विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट रिलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो धारा 4 यानी सेक्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितने धाराएं हैं? अब 1963 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 उसमें टोटल कितने सेक्शन है? मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें टोटल सेक्शन है 9। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित? अब ये जो सेक्शन 7 है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ऑप्शन सी है ऑप्शनल ऑफ यूज हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट एक्सेट्रा ऑफ हाई कोर्ट्स। तो और ऑप्शन नंबर डी है पावर टू मेक रूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजभाषा अधिनियम 1963 किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है धारा 8 के अंतर्गत और ऑप्शन नंबर डी है धारा 6 एवं 7 के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 8 यानी धारा 8 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं?
अब ये जो ऑफिशियल संसदीय कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, उसमें संसदीय राजभाषा समिति, मतलब उसमें कितने, तो इसमें टोटल 30 मेंबर होंगे, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 20। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? अब संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं ये पूछ दिया गया। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 एंड राज्यसभा के 10 होते हैं, यानी टोटल 30 मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगी? अब ये अपना प्रतिवेदन जो है वो किसे प्रस्तुत करती है, यानी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देगी, यानी भारत के राष्ट्रपति को देगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश को जारी करता है? सेम क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ये सारे तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके ऑप्शन ए है राजभाषा आयोग, ऑप्शन बी है राजभाषा विभाग, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है संसदीय राजभाषा समिति। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 33 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है, जो कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी में एज वेल एज आपका इंग्लिश में? तो ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर 2 है बी है 12, ऑप्शन नंबर सी 13 एंड ऑप्शन नंबर डी है 16। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3, 13 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी टू यूज इन बाइलिंगुअल फॉर्म? अब इसमें से कौन सा दस्तावेज है जिसको कि बाइलिंगुअल फॉर्म में इशू करना बहुत ही मैंडेटरी है? तो पहला ऑप्शन है जनरल ऑर्डर, ये रहेगा रिजोल्यूशन, ये भी रहेगा, तीसरा सी है कॉन्ट्रैक्ट और डी ऑल। तो ऑल, ये तीनों रहेंगे। थ्योरी में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें सारे दस्तावेज के नाम दिए हुए हैं, वो सारे आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से दस्तावेज बाइलिंगुअल होंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज 33 के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें जो तीनों ऑप्शन है, एग्रीमेंट, प्रेस रिलीज, टेंडर नोटिस, अब ऑप्शन डी दिया हुआ नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नहीं आते हैं, अब इसमें ये तीनों में एग्रीमेंट भी आते हैं, प्रेस भी आते हैं, टेंडर भी आते हैं, तो इसमें तीनों में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 33 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन है केवल हिंदी में, ऑप्शन बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 33 सेक्शन के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जाने हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? तो ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी सितंबर 1963, ऑप्शन सी मई 1965, ऑप्शन डी अक्टूबर 1967। इसका करेक्ट आंसर होगा जनवरी 1976। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? ऑप्शन ए 4 उप समिति, ऑप्शन बी 6 उप समिति, ऑप्शन सी 3 उप समिति या ऑप्शन डी 5 उप समिति। तो करेक्ट आंसर होगा 3 उप समिति, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, और ये मैंने
पढ़ाते हुए ये क्वेश्चंस कराए थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर था दूसरी उप समिति में ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्री। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय रेल मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो गृह मंत्री। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि किसे अध्यक्ष चुना जाता है? गृह मंत्री को। अब गृह मंत्री को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी से रिलेटेड दे दिया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए हिंदी में कार्यकाल करना, ऑप्शन बी हिंदी का प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी अंग्रेजी का कार्य करना, या ऑप्शन डी हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना, रिव्यू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी है दोनों सदनों में, ऑप्शन डी है किसी एक सदन में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दोनों सदनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाली कागजातों को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी में जारी करने सुनिश्चित करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? बाइलिंगुअल यूज करना है वो किसकी जिम्मेदारी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति, ऑप्शन बी है कार्यालय प्रधान, ऑप्शन सी है राजभाषा अधिकारी, ऑप्शन डी है प्रधान मुख्य विभाग अध्यक्ष। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा, द पर्सन साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, जो उस डॉक्यूमेंट में साइन कर रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दोनों भाषा में रिलीज हो। क्वेश्चन नंबर 26, राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है राजभाषा प्रमुख, ऑप्शन बी है प्रशासनिक प्रधान, ऑप्शन सी है राजभाषा अधिकारी, और ऑप्शन डी है हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी। तो द ऑफिसर साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 27, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 30। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर 10। क्वेश्चन नंबर 28, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पास हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1976, ऑप्शन बी 10 मई 1976, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1976 और ऑप्शन डी 3 अगस्त 1976। तो 17/7/1976 में इसे पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया था? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1987 में, या ऑप्शन डी 1967 में। तो 1987 विल बी करेक्ट आंसर, पहला अमेंडमेंट 1987 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? ऑप्शन ए नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन बी नियम 5 के अंतर्गत, ऑप्शन सी नियम 7 के अंतर्गत और ऑप्शन डी नियम 9 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, नियम 7 के अंतर्गत, अंडर रूल 7। क्वेश्चन नंबर 31, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर
शामिल किए जाने वाले आदेश या सूची हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए। क्वेश्चन नंबर 1 नियम 7 के उपनियम 1 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी नियम 10 के अंतर्गत, या ऑप्शन नंबर 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत यह दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है? नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत, ऑप्शन बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन सी नियम 10 के अंतर्गत, या ऑप्शन डी नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33 राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत, ऑप्शन बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन सी नियम 10 के अंतर्गत, ऑप्शन डी यदि कोई कर्मचारी आवेदन, अपील, अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 सभी नाम पट, सूचना पट, पत्र, शीर्ष और लिफाफों पर उत्तीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री का अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी, उनका उल्लेख किस नियम में है? तो ऑप्शन ए है नियम 10 के उपनियम 1 में, ऑप्शन बी है नियम 10 के उपनियम 2 में, ऑप्शन सी है नियम 10 के उपनियम 1 में, या ऑप्शन डी नियम 11 के उपनियम 3 में। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 11। क्वेश्चन नंबर 35 किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्ति हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए नियम 6 के उपनियम 2 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी नियम 8 के उपनियम 1 के अंतर्गत, और ऑप्शन नंबर डी नियम 7 के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडर रूल 8(1). क्वेश्चन नंबर 36 किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर सी सेवा संबंधित दस्तावेज हो, या ऑप्शन नंबर डी नियम 7 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज ऑफ अ लीगल और टेक्निकल नेचर। क्वेश्चन नंबर 37 कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? ए मुख्य राजभाषा अधिकारी, बी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी विभाग या कार्यालय के प्रधान, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा अनुभाग के प्रभारी, ऑप्शन नंबर बी राजभाषा विभाग का प्रधान विभागाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, और ऑप्शन नंबर डी राजभाषा अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 39 किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? ऑप्शन नंबर 1 नियम 6 के उपनियम 2 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत, और ऑप्शन नंबर डी नियम 5 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40 राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधान विभागाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, ऑप्शन नंबर सी मुख्य राजभाषा अधिकारी, और ऑप्शन नंबर डी
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट आंसर, कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत आती है? अंडर विच रूल डेफिनेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इज गिवन? ऑप्शन ए नियम 6 के उपनियम 2 के अनुसार, ऑप्शन बी नियम 8 के अनुसार, ऑप्शन सी राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी नियम 5 के अनुसार। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्ति कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन नियम 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी नियम 8 के अंतर्गत, ऑप्शन सी राजभाषा नियम 5(1) के अंतर्गत, और राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, राजभाषा नियम की कुल कितनी संख्या है? राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी होती है? तो टोटल रूल्स है 12। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, राजभाषा नियम 1976 में किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो ये नियम 5 के अनुसार है। हिंदी में अगर कोई भी पत्र मिले हैं तो उसको हिंदी में ही देना है, नियम 5 के अनुसार ये है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के उपनियम किस उपनियम के निर्देश दिए गए हैं? तो नियम 5 में। क्वेश्चन नंबर 46, राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया था? अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन 1968 जो है, ये किस हाउस के द्वारा पारित किया गया था? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा कोई नहीं, तो बोथ लोकसभा एवं राज्यसभा विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कब पारित किया गया? तो 1968 में। ठीक है, रिजोल्यूशन ये वर्ड याद रखिएगा, रिजोल्यूशन वर्ड आएगा 1968 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? ये जो राजभाषा नियम है वो किस राज्य पर लागू नहीं है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु एक इकलौता राज्य है जिसमें राजभाषा नियम लागू नहीं है, बाकी इंडिया के सारे स्टेट्स में राजभाषा नियम लागू है। क्वेश्चन नंबर 49, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? ये मैंने पढ़ाया था, ये 3 वर्गों में बांटा गया है, का, खा और गा क्षेत्र में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी का, खा, गा, ऑप्शन नंबर 3 चा, छा, जा, ऑप्शन नंबर डी पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो का, खा, गा क्षेत्र में बांटा गया है 3। तो ये थे अब टोटल 50 क्वेश्चन। इस MCQs के सीरीज में टोटल 200+ MCQs कंप्लीट करने हैं, जो कि सारे लिस्ट है मेरे। अब हर एक पार्ट में मैं 50 क्वेश्चंस MCQs में वीडियोस डालूंगा, जिसे आप देख सकते हो। ये 200 MCQs ऐसे MCQs है जिसके बाहर और कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। 201 टोटल क्वेश्चंस है इस PDF में। ये सारे आप कर लेते हो, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो एग्ज़ाम जाने से पहले, तो फिर आपको कंफर्म है कि राजभाषा से कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।